यूपी के चाणक्य को ही यूपी से दूर कर दिया पार्टी ने। माँ से उसका बेटा दूर नहीं होता। आपके जीवन में मंगल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। उत्तर प्रदेश की दशा दिशा दोनों बदली है। सीएम योगी को आपने अर्थ प्रबंधन बाबा कहा कि योगी जी बड़ा से बड़ा निर्णय लेते हैं, डरते नहीं है। रोज सुलगते हैं लेकिन खाक नहीं होते। अजीब है या सपने बुझ जाते हैं लेकिन राख नहीं होते। अगर उधर से मारेंगे बम तो घर में घुसकर मारेंगे हम। स्वावलंबी भारत किसी को छेड़ता नहीं, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को हार का खिताब दिलवाया है। राहुल जी एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। पक्ष की पीड़ा सनातन है, सरकार नहीं। मोदी जी का फोबिया रात को केजरीवाल जी को, दिन में अखिलेश जी को और 24 घंटे राहुल गांधी और खड़गे जी को। विकास उनका मुद्दा नहीं है। यादव कथा करे तो अत्याचार, ब्राह्मण कथा करे तो सदाचार। यूपी के अंदर एक विशेष जाति का बोलबाला है। पारदर्शी सरकार है जिसमें सभी का सम्मान है। सरकार की नई शिक्षा नीति NEP जमीनी स्तर पर कितनी सफल। यूपी के अंदर 5000 सरकारी विद्यालय बंद करे जाए। किसने कह दिया? नमस्कार, आदाब, वेलकम टू MK टॉक्स। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान। आप भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है। नमस्ते, आपका धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं आपकी शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बिंदुओं पर आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि आप सीनियर लीडर हैं, लोग आपको जानना चाहते हैं, तमाम सवालों के जवाब भी आपसे जानना चाहते हैं। बिंदुवार तरीके से कोशिश करेंगे कि तमाम सवालों के जवाब जनता तक पहुंचे। लेकिन उस सबसे पहले शुरुआत में आपके थोड़ा व्यक्तिगत जीवन को टच करते हुए वहां से शुरुआत करना चाहता हूं, फिर हम पॉलिटिक्स पे जाएंगे। आप प्रोफेसर रहे हैं और बहुत कम उम्र में प्रोफेसर बन गए थे, वहां से फिर राजनीति में आना, ये कैसे हुआ? और देखिए, अध्यापक तो थे नहीं होता, अध्यापक हमेशा जीवन पर्यंत रहता है। प्रोफेसर अगर एक बार बना है तो वो जीवन भर उसका वही कार्य रहता है जी। और जो कहा जाए कि राजनीति में आने का, तो पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल आना, जिससे राजनीति में भी शुचिता और पारदर्शिता आए और कार्य जो है वो अच्छी प्रकार से हो। अगर कोई कार चलाते हो, आप कार चलाने से पहले अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तो एक्सीडेंट कर देगी। इसलिए अगर शिक्षित व्यक्ति है तो राजनीति का संचालन वो ठीक से कराएगा, एक्सीडेंट की संभावना कम होगी। जब आपने छात्र जीवन में राजनीति की शुरुआत करी थी, उसी समय आपने ये सोच लिया था कि भाई अब मुझे राजनीति में ही आना है? नहीं, मैं कभी भी राजनीति से राजनीतिक संदर्भों में मैं रहा। पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी का कई बार मेरे आवास पर पिताजी को उनका दीनदयाल जी का सानिध्य मिला। पूज्य अटल जी, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी जी, भाऊराव जी, ऐसे जो मूर्धन जो व्यक्तित्व रहे हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे लोग, कलराज मिश्रा जी, कल्याण सिंह जी, ऐसे लोग, उनका कई बार से आना जाना मेरे परिवार में हुआ। पिताजी के साथ उनको मैंने कई बार देखा, समझा। और मैं कह सकता हूँ कि बचपन से ये जरूर है कि मैंने उन राजनेताओं को देखा जिनका नाम सत्यनिष्ठा और सदाचार के लिए पर्याय है। अटल जी के तो मैं कह सकता हूँ कि मैं गोद में खेला हूँ और कह सकता हूँ कि उनको मैंने बचपन में बहुत छोटेपन से मैंने उनको देखा है और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके साथ काम करने का भी अवसर मिला मुझे। उनके चुनाव का अंतिम चुनाव था, उसका पूरा कुछ कार्य किया मैंने। 5 चुनाव में जो लखनऊ से लड़े, उसमें मैं उनकी चुनाव संचालन समिति में था। उनके कार्यालय का भी प्रभार मेरे पास था। मैं कह सकता हूँ कि बहुत माननीय राजनाथ सिंह जी के भी दोनों चुनाव का मैं संयोजक रहा, 2 चुनाव का, आखिरी में अभी नहीं था। कलराज मिश्रा जी का, उमा भारती जी का, लालजी टंडन जी का, तमाम लोग चुनाव लड़ाने का मिला अवसर मुझे। लेकिन राजनीति में कैसे आ गए, ये प्रश्न मैं आज खुद भी अपने आप से पूछता हूँ। अच्छा, ये होता चला गया, कभी सोचा नहीं था? विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव होते थे जी।
और मुझे जो चुनाव लड़ रहा होता था वो भी मानता था, जो नहीं लड़ रहा होता था, जो एक दूसरे के विरोधी होते थे वो भी आते थे। और हम लोग जिसको समर्थन करते थे, ये ईश्वर की अनुकंपा थी, वो जीत जाता था। तो मुझे मैं नहीं जानता हूँ कि ये क्यों उन्होंने छात्र राजनीति का, चाणक्य और ये सब करके प्रचारित करना शुरू कर दिया लोगों ने कि सारे डिग्री कॉलेज सारे। उस समय भारतीय जनता पार्टी का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया था, लेकिन हम लोग जो चुनाव लड़ाते थे तो चुनाव लड़के जीत जाते थे। तो उन्हीं संदर्भों में मन में उत्कंठा हुई होगी। विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी रहा, और लखनऊ में मैंने वार्ड से लेकर प्रारंभ किया था, भारतीय जनता पार्टी का वार्ड का, फिर मंडल का उपाध्यक्ष, फिर नगर की कार्यकारिणी का, और फिर प्रदेश का उपाध्यक्ष युवा मोर्चे का, और 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष, और फिर प्रभारी, फिर पर्यटन का चेयरमैन, और फिर राष्ट्रीय युवा आयोग का जो राष्ट्रीय युवा नीति थी उसको ड्राफ्ट करने का सौभाग्य मुझे मिला माननीय अटल जी के आशीर्वाद से। माननीय कलराज मिश्र जी के सानिध्य में, कल्याण सिंह जी के सानिध्य में मैंने प्रदेश का युवा मोर्चा का संगठन में काम किया जी। और बाद में 2 बार मैं 11 वर्षों तक, 1 वर्ष न्यायालय के कारण मिल गया था, मैं लखनऊ का महापौर रहा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ मुझे बहुत बड़ा एक दायित्व तो मिला कि मुझे जो सदस्यता महाअभियान है, 55 लाख सदस्यता थी पार्टी की, तो उसको एक विस्तारीकरण के लिए चाइना का जो 8 करोड़ का सदस्यता का उनका अधिकतम अंक था। आगे दर्शकों को बताने वाला था, आपने अभी जिक्र कर दिया तो मैं बता भी देता हूं कि आपके नाम रिकॉर्ड है कि पार्टी सदस्यता अभियान में सबसे ज्यादा सदस्य जोड़ने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम पर है। जानकारी सही है हमारी? देखिए, बिल्कुल सही है, और ये उसमें मेरा तो मैं समझता हूँ कि गिलहरी की तरीके से रहा है। जैसे राम सेतु बनाने में गिलहरी एक ईंट डालती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय माननीय अमित शाह जी, ऐसा कुशल संगठन कर्ता का जो एक मार्गदर्शन था, उसके कारण ये संभव हुआ। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं संयोजक था, उस नाते आप कह सकते हो। और इसी तरीके से चुनाव में जब लड़ा तो विपरीत परिस्थितियाँ थी। उस समय पहला चुनाव तो माननीय अटल जी आए और एक ही भाषण देकर चले गए, और विपरीत परिस्थितियों में मैं पहला चुनाव जीत गया। दूसरे में तो पूरे प्रदेश में बिल्कुल जितना अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए था उतना बीजेपी का किन्हीं कारण से नहीं हुआ। माननीय अटल जी अस्पताल में थे, बीमार थे, और मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। 1-1.5 साल पहले ही मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को बता दिया था। मेयर के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, दूसरा टर्म 2012 का। माननीय कलराज मिश्र जी का मेरे अभिभावक के तौर पर है, और मेरे राजनीतिक विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उनका एक तरीके से आदेशात्मक आया लालजी टंडन जी का और कलराज मिश्र जी का कि आपको चुनाव लड़ना है, किसी कीमत पर लड़ना। तब तक किसी वरिष्ठ व्यक्ति ने कह दिया कि आप लड़ेंगे तो जमानत बच जाएगी, क्योंकि उस समय 9 में से 8 सीटें बीजेपी हार गई थी विधानसभा की। और ये दुर्भाग्य का वो समय था कि 3 में हमारी जमानत भी नहीं बच पाई। वो बड़ा खराब समय था, दौर था, और उसका कारण था कुछ जातीय उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद, ये तमाम तरह की विसंगतियां थी, और माननीय अटल जी भी बीमार थे। तो उस खराब परिस्थितियों में जब मैं चुनाव लड़ा तो एक आक्रोश की भावना थी, मुझे व्यंग हुआ कि आपकी जमानत बच जाएगी। बीजेपी कार्यालय का प्रांगण था, वहां पर पत्रकार भी मौजूद थे। मेरे मुंह से निकला, नहीं मैं लड़ूंगा तो रिकॉर्ड बनेगा, और आप अगर कह रहे हो अगर मुझे लड़ना है तो मैं 8 बजे के बाद प्रचार नहीं करूंगा, कार्यालय नहीं खोलूंगा, चंदा नहीं लूंगा, और पोस्टर, बैनर, झंडा मैं अपना स्वयं नहीं लगाऊंगा। और ये ईश्वर की अनुकंपा हुई कि 2 ही गाड़ी से चलता था, 8 बजे के बाद सुबह निकलता था और 8 बजे के पहले घर पहुंचता। तो कोई भी भीड़ भाड़ नहीं, कोई सभा नहीं, किसी नेता की सभा नहीं। और मेरे खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे उनको सपा, कांग्रेस, सबका एक दूसरे से तालमेल था, और वो शायद बीएसपी और सपा इनका एक पहले ध्रुवीकरण उसी समय हुआ जी। और लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम था
और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो विरासत थी और हमारा संगठन का जो ताना बाना था, 110 में से मैं समझता हूँ अधिकांश सीटें हमने जीती। हालांकि बीजेपी के पार्षद कम जीते थे, 30 के आसपास होंगे, 30-32 के, लेकिन या 1-2 शायद ज़्यादा ही होंगे। लेकिन जो मैं जीता तो वो जीत का रिकॉर्ड बना, ऐसा लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और उसी दौरान मुझे चुना गया एशिया के से अकेले। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, एक मेयर कॉन्फ्रेंस कराई थी अमेरिका ने, और मैं जेरूसलम इज़राइल पहुंचा, जहां आजकल बड़ा वह सीरिया होते हुए गया था, बेरूत भी मैं गया। तो वहाँ पर जब हुआ तो वहाँ गवर्नर्स और मेयर सब आए थे, तो उनके बीच में मुझे की नोट एड्रेस बोलने का अवसर मिल गया इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये उसी समय की बात है जब आप लखनऊ के मेयर हुआ करते? हाँ, मैं दूसरे पार। जी। तो फिर मुझे मोस्ट ऑनरेबल मेयर का जेरूसलम में, इजराइल में 71 या 74 देश थे, उनमें मुझे वो तमगा मेरे हाथ भी हासिल हुआ। तो एक दौर था, काम करने का जुनून था, और उस जुनून के बीच में महापौर के दौरान जो कार्य का अनुभव था वो मुझे बाद में आया। मैं गुजरात का प्रभारी रहा 5 साल, और हरियाणा में भी मुझे चीफ मिनिस्टर का जब चयन हो रहा था तो पर्यवेक्षक में ही था। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष का जब चयन हो रहा था तो पर्यवेक्षक में रहा। त्रिपुरा गया, आसाम गया, बंगाल गया, महाराष्ट्र का भी चुनाव का प्रभार रहा मेरे पास में। बहुत सारे विभिन्न संदर्भों पर काम करने का सौभाग्य पार्टी ने मुझे दिया, और एक लंबी यात्रा, लंबा चौड़ा आपका राजनीतिक कैरियर रहा है, उसके बारे में भी हम तमाम विषयों पर बात करेंगे। लेकिन आपने अभी बात करी, वार्ड अध्यक्ष से आपने शुरुआत करी थी। उस सवाल पर मैंने सोचा था बाद में आऊंगा, लेकिन आपने क्योंकि जिक्र कर दिया तो ये सवाल अभी कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर आपने शुरुआत करी, और शुरू से ही आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। लेकिन आजकल का दौर ऐसा चल रहा है जहां पर पैराशूट लैंडिंग बहुत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी पैराशूट लीडर्स बहुत आ रहे हैं। नहीं, तो उनके साथ तालमेल बिठाना। भारतीय जनता पार्टी गंगा नदी है, इसके पवित्र जल में अन्य जल आके भी गंगा जल ही बनते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आत्मसात करते हैं और अपनी नीति रीति अनुशासन को वो सहज भाव में जो नया आगंतुक होता उसको वो उस पर अपनी छाप डाल देते हैं। तालमेल बिठाने में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी गंगा नदी के समान पवित्र है जी, और इसके जल में अन्य जल मिलकर गंगा जल ही बनते हैं। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था आपके व्यक्तिगत जीवन से, आपकी सोच को लेकर के, अब राजनीतिक शोरगुल में तो आपका एक लंबा समय बीत चुका है। कभी आपको लगा कि इस राजनीतिक शोरगुल से अलग क्लासरूम की शांति में वापस चला जाए? मैं रहता हूँ ना, मैं क्लासरूम की भी शांति में रहता हूँ, मैं आध्यात्मिक भी रहता हूँ। बहुत सारी जगह मेरे प्रवचन हुए हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मेरे लेक्चर हर हफ्ता लगभग होते हैं। मैं क्लास पढ़ाने भी चुपचाप कभी चला जाता हूँ, और अभी भी कल भी मैं मेरठ की एक नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में था, शारदा यूनिवर्सिटी में, और आने वाला कल है पूरे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आएंगे, और ICWA और कंपनी सेक्रेटरीज के एक बड़ा कार्यक्रम है, उसमें भी मैं जा रहा हूँ। मेरा की नोट एड्रेस है। आज आपसे बात कर रहा हूँ, अभी हरियाणा जा रहा हूँ। तो पूरे देश भर के जो मेयर्स हैं, लगभग 500 जनप्रतिनिधि जो पंचायत के और उसके आ रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष जी ने उसको ऑर्गेनाइज किया है, उसमें भी मुझे की नोट एड्रेस करना है। आप खुद ही बता रहे हैं आप क्लासेस आज भी लेते हैं और युवाओं से खास तौर से जुड़े रहते हैं, जनता के बीच में आप रहते ही हैं हर वक्त। हमने देखा है कभी आपका दरवाज़ा बंद नहीं होता, जनता आपके पास आती है, आप उनसे मिलते रहते हैं। एक सवाल अगर मैं ये जानना चाहूँ कि युवाओं को लेकर खास तौर से, कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर युवाओं में क्या गलतफहमी है? एक अगर ऐसी कोई गलतफहमी आपकी जानकारी में? नहीं, गलतफहमी नहीं है, खुशफहमी है। खुशफहमी आप बताएं। खुशफहमी ये है कि रोजगार का सृजन करने वाला जी, केंद्र की मोदी जी की सरकार ने अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गवर्नमेंट में भी अब तक का राजनीतिक इतिहास जो भी आज़ादी के बाद का है, सबसे ज़्यादा अगर आप 8 साल देखें तो 8 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी, और 3 करोड़ से 3.5 करोड़ से ऊपर
अप्रत्यक्ष रूप में रोजगारों के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला है उत्तर प्रदेश में। तो ये हाल पूरे देश में अगर आप देखो, अभी स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप का इंडिया, और अगर आप डिजिटल इंडिया, क्या है गांव में जहां बत्ती नहीं आती थी, लालटेन वाला गांव आज से 12 साल पहले, आज वो घर घर में जलता हुआ उजाला वाला हाईमास्ट वाला गांव, वो गांव जिसकी पगडंडी पर चलते हुए लोग गाना गाकर निकलते थे कि अब लौटेंगे तो क्या होगा, वो गांव जहां आजमगढ़ और बलिया और देवरिया और मऊ को, जहां लोग कहते थे लड़की की शादी नहीं करना क्योंकि वहां तो जाने में 6 घंटा लगेगा, वो मेरठ मुजफ्फरनगर जो दिल्ली से जाने में 7 घंटा लेता था, अब ये 45 मिनट में और 1 घंटे में जो यात्रा कर रहा है, 12 साल की यात्रा, 12 साल भी नहीं, उत्तर प्रदेश में तो 8 साल की यात्रा। और वो प्रदेश जिसमें लाइट आ जाए तो खबर होती थी, अब लाइट चली जाए तो खबर होती है। कभी सोचा था कि एक्सप्रेसवे होगा, लोग एक आधा एक्सप्रेस बना के चले गए थे तो कितना प्रचार किया था। आज 17 एक्सप्रेसवे या एक्सप्रेसवे की तरह जो लिंक रोड हैं, हाईवेज हैं, उनका जाल बिछ गया है पूरे प्रदेश में। मेट्रो चल रही है, हवाई अड्डा 2 थे, आज 21 हवाई अड्डों पर काम चल रहा है। आज अगर आप देखो तो रेलवे स्टेशन जाओगे तो अगर आपको भ्रम हो जाएगा कि आप हवाई अड्डे में बैठोगे रेलवे स्टेशन, कुछ जगहों पर, सभी जगहों पर नहीं। तो ये मैं ये आपसे कह सकता हूं कि आज एक बढ़ा हुआ वातावरण है, बदला हुआ, और इस बदले हुए वातावरण में आज उत्तर प्रदेश की दशा दिशा दोनों बदली है। भारतवर्ष का नौजवान आज उठ खड़ा हुआ है। जो पहले क्या होता था कि पाकिस्तान हुआ था, आतंकवाद होगा, कभी अक्षरधाम पे घटना, कभी संकट मोचन वाराणसी पे घटना, कभी श्री राम जन्मभूमि के पास में बम का विस्फोट, कभी लखनऊ के कचहरी में बम विस्फोट, चारों तरफ चित्तकार आतंकवादी आता था, मारकर यहाँ से जाता था, नाश्ता हुआ, वो मुंबई में घटना करता है, 1-2 पकड़ा जाता है, बाकी जो है पता चलता है कि हम पाकिस्तान से पूछ भी नहीं पाते कि भैया तेरे वहाँ का आतंकवादी आए थे, ऐसा क्यों हुआ। वो हजरत में बिरयानी खाते थे और दामाद की तरह खातिर करा के चले जाते थे। अब कहाँ होता है, अब जाते नहीं है, अब वो यहीं पर दफन हो जाते हैं। अब आतंकी अगर आतंक करने की कोशिश करता है तो वो भागता नहीं है, अब वो हिंदुस्तान में ही हमारे जो जाबाज सैन्य के लोग हैं, पुलिस प्रशासन, उनको दंड देता है। बदला हुआ भारत है, कबूतर नहीं उड़ेगा। पहले पाकिस्तान से गोली, हिंदुस्तान का कांग्रेस का प्रधानमंत्री का कबूतर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, पाकिस्तान से गोला 26 जनवरी और 15 अगस्त को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री शांति का प्रतीक एक सफेद रंग का कबूतर उड़ाता हुआ, आई लव यू पाकिस्तान। अब लव यू पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से गोली तो हिंदुस्तान से गोला, पाकिस्तान से गोला तो हिंदुस्तान से बम, और अगर उधर से बम तो घर में घुसकर मारेंगे हम। ये प्रवृत्ति जब अब भारतवर्ष में आई है, और भारत का सीना चौड़ा है, ना अमेरिका से डरेंगे ना चाइना से डरेंगे। भारत अपने हथियार से अपनी सुरक्षा करेगा, अंतरिक्ष में भी भेजेंगे, और एक महाअभियान करके हम विभिन्न तेजस भी बनाएंगे, तो हम रेल भी बना रहे हैं, तो हम अब बहुत बड़े बड़े हेलीकॉप्टर भी बना रहे हैं, तो हम मिसाइल भी ब्रह्मोस ऐसी बना रहे हैं, और हम अपनी सुरक्षा का कवच स्वयं तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये पंच लाइन बहुत अच्छी आपने कही कि अगर उधर से मारेंगे बम तो घर में घुसकर मारेंगे हम। ये मोदी जी का भारत है, और मोदी जी के भारत में पंच नहीं चलता। यहाँ तो न्याय करने वाला जो अब सरपंच है वो यहाँ की जनता बनी है, सर उठा के चलती है। अमेरिका में जाते थे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ा था, और उनके आगे मैं गया था अमेरिका में, तो उसमें लिखा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यूं हाथ के घूसा बनाए हुआ खड़ा था। वर्ल्ड ट्रेड की घटना घट गई और वहां हजारों लोग मर गए। जब मैं वहां पहुंचा, दूसरी बार मेरा एक कार्यक्रम था, तो ये हाथ लिखे हुए थे, गॉड सेव मी, भगवान मुझे बचा लो। वो डर गए, हिंदुस्तान नहीं डरा। हमने चाइना को झेला, हमने पाकिस्तान की 2-2 लड़ाइयाँ झेली, हमने अमेरिका का पूरा जो एक संरक्षण था दूसरे देशों वो झेला, लेकिन आज हम स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर भारत है। और ये स्वावलंबी भारत किसी को छेड़ता नहीं, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं, कि आकाश पे ये अटल का ये हिंदुस्तान है। ये दीनदयाल उपाध्याय जी का भूल गए राष्ट्ररंग भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी।
अब नून तेल लकड़ी का इंतजाम भी सरकार कर रही है। आजकल समय ऐसा माना जाता है आमतौर पर कर आजकल का समय एग्रेसिव राजनीति का समय है। आपकी छवि एक सौम्य नेता की है। आपको लगता है कि शांति से हमेशा काम चल जाता है या कभी कभी उग्र होना भी जरूरी होता है राजनीति के अंदर? नहीं, देखिए, उग्रता का भाव स्थायित्व नहीं लाता है, और उग्रता के भाव में संयम का जो खोना है वो एक राजनेता से उसको मैं समझता हूँ कि निंदा का पात्र बना देता है। लेकिन शांत का मतलब नहीं है कि गौतम बुद्ध हो गए, भगवान गौतम बुद्ध हो गए। शांत का मतलब है कि एक अपवाद होता है, एक सीमा का, एक सहन शक्ति का भी एक समय होता है। भगवान कृष्ण को 99 बार शिशुपाल ने गाली दी, नहीं बोला। फिर उन्होंने पहिया को भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र की तरफ घुमाकर उसका फिर उनको वध करना पड़ा। शांति की भी एक मर्यादा और एक सीमा है, लेकिन अशांति के द्वारा ही हम कार्य का निष्पादन कर दें, ये उचित नहीं है। क्या हिंदू विरोधी हैं राहुल गांधी? मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? सनातन का विरोध आज के विपक्षी दलों का फैशन है। उनकी मजबूती आज विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ा डर है। डीएमके के अगर नेता को देखो तो कहेंगे सनातन मलेरिया है, डेंगू है, ये समाप्त होना चाहिए। वो कहेंगे राहुल गांधी जी से पूछोगे या उनकी सरकार का एफिडेविट देखोगे, राम काल्पनिक है, राम पैदा ही नहीं हुए। आदरणीय अखिलेश जी का बयान आपने पढ़ा होगा, उनका मैं पूजा नहीं करता। भगवान को मानते होंगे जी, ऐसा उन्होंने बोला अपने बयान में। मायावती जी को तो किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन आप मानो दो, हिंदू कौन है? हिंदू वो भी है जो पूजा करता है, हिंदू वो भी है जो मूर्ति की पूजन का विरोध करता है, हिंदू वो भी है जो सबको साथ में लेकर चलता है, और हिंदू वो भी है जो हिंदू को ही गाली देता है लेकिन तब भी वो हिंदू उसको मानता है। ये हिंदू से सहिष्णु धर्म सहित कोई नहीं, धर्म सनातन है, और ये सनातन की एकता ये विपक्ष के लिए एक डर है। राहुल गांधी जी को लेकर आपका क्या कहना है? मैंने देखिए, राहुल जी अब एक प्रौढ़ावस्था के वृद्धावस्था की तरफ अग्रसरित होने वाले एक ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को अपने वक्तव्यों से मदद करते हैं। विपक्ष आपको लेकर ये कहता है, ये आरोप लगाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि यूपी के चाणक्य को ही यूपी से दूर कर दिया पार्टी ने। पार्टी दिल में है और पार्टी माँ है, माँ से उसका बेटा दूर नहीं होता। और आज भी मैं संभवतः जो शपथ ग्रहण जिस दिन था मेरे द्वितीय कार्यकाल का पार्टी के, तो जिस दिन शपथ ग्रहण था मैं गया था, यानी जिस दिन मैं वर्तमान से भूत हुआ था उप मुख्यमंत्री के रूप में, दूसरे दिन से मैं अपनी यात्रा पे निकल पड़ा। आज आप उठाकर देख लो मेरा जो सोशल मीडिया है, एक दिन का गैप नहीं किया मैंने। पूरा प्रदेश का कोई जिला नहीं छोड़ा है, पूरे देश में शायद कोई प्रदेश मुझसे छूटा हो। सभी जगह अपने को व्यस्त रखना, पार्टी के लिए काम करना, मोदी जी की नीतियों को आगे बढ़ाना। क्या इससे बड़ा काम पार्टी इससे बड़ा भी कोई काम है? मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता का काम है खाली मत रहो। पार्टी के लिए पार्टी ने जो मुझे दिया है बहुत दिया है, अब मेरा समय है पार्टी को देने का। इसलिए कोई निराशा नहीं, आशा एक ही है कि यही बीजेपी ही पूरे देश को शिखर पर ला सकती है। इसलिए एक दिन शर्मा नहीं, यहाँ तो अनेकों दिन शर्मा है, और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको कुछ नहीं मिला है। मुझे तो विभिन्न दायित्व मिले हैं, जो दायित्व मिलेगा, जो दायित्व है, जो दायित्व था, मेरे लिए हर चीज चुनौती रहा है। और चुनौती में दायित्व ना रहने पर कोई काम करता और कोई उस पर भीड़ आता है, तो आज मैं अगर लखनऊ में रहता हूँ तो 1000 से 1500 लोग पर डे मिलने आते हैं। दिल्ली में रहता हूँ तो 400-500 लोग मिनिमम आते हैं। कहीं कार्यक्रम में जाता हूँ, 4-5 कार्यक्रम होते लोग आते हैं। वो मेरे कारण थोड़ी आते हैं, वो पार्टी के कारण आते हैं, वो मोदी जी के आकर्षण के कारण, योगी जी के कारण, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी के कारण आते हैं। लेकिन तो मैं तो एक संदेश वाहक के रूप में पार्टी का काम करता हूँ। लेकिन जिस तरह से आप जनता से मिलते हैं, हर लीडर उस तरीके से जनता से नहीं मिलता है। आप हर वक्त मौजूद रहते हैं, जनता के लिए दरवाजे खुले रखते हैं, ये तो बात माननी पड़ेगी। जनता तो बहुत नेताओं से मिलना चाहती है, लेकिन हर नेता नहीं मिलता है जनता से। ये आप भी समझेंगे बात को। तो आपके पास जनता आती है क्योंकि आप जनता से मिलते हैं। देखिए, जनता के अपने सपने होते हैं,
और अपने नेताओं से अपेक्षा होती है जिसको उसने चुना है। अगर राजनेता, आप देखो 80% लोग ऐसे होते हैं, बल्कि 90%, जिनको आपसे कुछ काम नहीं होता है, वो अपने नेता को केवल मिलकर अपनी बात को कहना चाहते हैं। अगर हम उनके दर्द को सुनकर उनका हल्का भी ना कर सकें तो कैसी आत्मीयता है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप प्रयास करो तो सभी मानते हैं पूरे देश में। अगर मैं कहीं भी किसी से अधिकारी से बात करता हूं, किसी से बात करता हूं, तो लोग सम्मान देते हैं। और उसका कारण ये नहीं है कि कोई पद है, उसका कारण ये होता है, अब लखनऊ में तो उत्तर प्रदेश में मैं अध्यापक रहा, बहुत से लोग मेरे विद्यार्थी रहे, बहुत से लोग मेरे साथ पढ़े, बहुत से लोग को विभिन्न आयामों में मैं दायित्व में रहा, तो मेरे साथ में उनका संपर्क रहा, और मैंने कभी अन्यथा के लिए फ़ोन नहीं किया है। मेरी एक समय सीमा होती है, समय पे उठना, समय पे खाना, और समय में 10 बजे के बाद मैं फ़ोन को साइलेंट करता हूँ। कुछ विशिष्ट लोग होते हैं, उनके लिए उनका रहता है, लेकिन सामान्य फ़ोन को मैं हमेशा खुला रखता हूँ। 10 बजे मैं साइलेंट करता हूँ, सुबह 4 बजे मैं रोज़ उठता हूँ। तो अगर 10 बजे के बाद किसी ने फ़ोन किया है तो सुबह 4 बजे मैं उसको कॉल बैक करता हूँ। वो कहेगा आपने 4 बजे कर दिया साहब, तो मैं उससे एक आग्रह करता हूँ, भैया तुमने भी तो 10 बजे के बाद आदमी सोता है, तो अपने नियम पे काम करना। मैं महापौर था तो लोग पहले तो मेरे आलोचना की कि मैं एक मिनट पहले ही पहुंचता था, और जब समय समाप्त हुआ तो उठ जाता था, फिर दूसरा काम। हर चीज़, खाना में देरी हो गई तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा। अनुशासन के आप एकदम पक्के हैं। मैं समझता हूँ कि बचपन से मैं, क्योंकि ज़मीन पे ही सोता था, 2010 में जब मेरा विवाह हुआ उसके बाद पलंग को मैं निर्धारित किया है। अच्छा, उससे पहले हमेशा आप मैं ज़मीन पे ही सोया हूँ, और मैं एसी पे नहीं सोता था। अब तो एसी, अब तो मेरा स्तर बढ़ गया है। तो मैं स्तर बढ़ गया मीन्स कि अब सुविधाएं हुई। सुविधाएं पहले भी थी, ऐसा नहीं था। मेरे पिताजी का बहुत अच्छा बिजनेस था, 150 लोग काम करते थे, लेकिन मैं पार्ट टाइम लेक्चर 1100 रुपये में मैंने काम किया। इससे मुझे एक और सवाल याद आया आपके बारे में। मैंने सुना है कि आपके जीवन में मंगल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब मंगल बिल्कुल जन्म से लेकर आज तक सब मंगल ही है। और मैं बजरंगबली श्री हनुमान को जीवंत भाव का देव कम से कम मैं जरूर मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे अंतर्मन से ईश्वर का ध्यान करे तो ईश्वर की प्राप्ति क्या है, ईश्वर का आशीर्वाद उसे स्नेह मिलता है। मंगल को ही मैं लेक्चरर बना, रीडर बना, प्रोफेसर भी मंगल को, उसके बाद पर्यटन का चेयरमैन भी मंगल को, उसके बाद युवा मोर्चे का 3 बार अध्यक्ष हुआ, तीनों बार मंगल को, उसके बाद नगर निगम का महापौर बना, दोनों बार मंगल, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री की जब सूचना मुझे आई वो भी मंगल था। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना तो वो भी मंगल था। अब मंगल निश्चित रूप में सबका मंगल करे, लेकिन मेरे लिए तो अब ये वाला वर्ष भी मंगल है। ये वाला वर्ष भी मंगल है, तो ये पूरे देश का मंगल करेगा। मतलब ये देश के लिए मंगल का वर्ष है जी। और इसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं होंगी जो भारत के लिए अच्छी होंगी, ऐसा लोग बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है, और उन्होंने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। इस नारे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष एक आरोप लगाता है, और मुझे लगता है आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति इस सवाल का जवाब देने के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने मुस्लिम को विकसित नहीं होने दिया। ये वो लोग हैं, चाहे सपा, बसपा, माकपा, बाकपा, कांग्रेस, आप नीति रीति सिद्धांत देखो, एक भी व्यक्ति ने मुस्लिम पढ़े इसके लिए कोई प्रोग्राम लाया क्या? एक भी दल, एक ने भी ये किया कि इनके में उग्रता का भाव ना आके इनको रोजगार मिले, नहीं किया। एक ने भी ये नहीं किया कि इनको किसी प्रकार का अधिकार नौकरियों में मिले, इनको किसी प्रकार का अच्छा बिजनेस की सहायता मिले, नहीं किया। मोदी जी को वोट दिया या नहीं दिया, ये प्रश्न का समीक्षा और विश्लेषण हो सकता है। योगी जी भगवाधारी हैं, कट्टर हिंदू हैं, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन योगी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? उन्होंने सबसे गरीब कौन है यहां पर आया, जाहिर सी बात है अनुसूचित वर्ग और पिछड़े वर्ग की चर्चा है, लेकिन मुस्लिम वर्ग भी बहुत गरीब है। आज अगर 10 किलो राशन मिल रहा है, क्या एक चीज पूछकर मिल रहा है कि भैया तुम मुसलमान हो तुमको नहीं मिलेगा? नहीं है। उनकी अगर 18% की उनकी आबादी है तो 28% लोगों को राशन मिल रहा है। आज आयुष्मान भारत का 18% की आबादी है, 25% लाभ आज मुस्लिम को मिल रहा है।
आज मदरसे में पढ़ाई आधुनिकता का प्रवेश हो। क्यों? मदरसे में आप पढ़ाई कराते थे, वो अगर मदरसे की डिग्री आपकी वैल्यू नहीं, एक नौकरी नहीं मिल सकती बच्चे को, चाहे जितना मेधावी हो। वो अगर पासपोर्ट भी बनाना चाहेगा तो मदरसे का जो सर्टिफिकेट है वो काम नहीं आएगा। आधुनिक शिक्षा जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा तब तक कैसे होगा? बीजेपी ने कहा कि एक हाथ में पवित्र कुरान और एक हाथ में आपका कंप्यूटर हो, और बच्चा, मुस्लिम बच्चा भी पढ़े। अगर वो पढ़ेगा, वो वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, किसका लाभ होगा? देश का लाभ होगा। नुकसान किसका होगा? जिन लोगों ने उनको अनपढ़ करके, जब चुनाव आया तो लंबी सी एक गोल गोल टोपी पहन ली और अल्लाह अकबर करते हुए वो नमाज के उसमें झूठे बैठ गए बगैर आस्था के, और जाके झूठे में चादर चढ़ाने लगे, और जाकर वो रोजा अफ्तार के नाम पर खा पी कर जाके रोजा अफ्तार में बैठ गए, हिंदू होकर दूसरे में जाके बैठ गए और कहने लगे साहब मुस्लिम के साथ अत्याचार। कहां से अत्याचार भाई? अगर माफिया कोई किसी धर्म का था मान लो, तो उसने सबसे ज्यादा मुस्लिम के साथ ही अत्याचार किया। अब प्रयागराज में अगर आज 200 मकान बना के दिए तो 100 मकान तो मुस्लिम को मिले हैं। वो मुस्लिम की जमीनों पर कब्जा करके भी वहां पर उन्होंने जो वहां के माफिया से बनाया था। योगी जी ने नहीं पूछा। आज बच्चा पढ़े। आज क्यों मुस्लिम का बच्चा दरदोजी का काम करता दिखाई पड़ता है, पंचड़ बनाता दिखता है? आज फटे हाल स्थिति में मैं जो मुस्लिम बहन है उसके बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा? ये पति पत्नी के संबंध को एक खिलवाड़ बना के कोई कह दे ये पवित्र कुरान में इसका जिक्र नहीं है। जहां तक मैं मानता हूं, हो सकता मैं गलत हूं, अगर गलत होऊंगा तो मैं क्षमा मान लूंगा कि तलाक 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 का प्रावधान किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है, या अगर होगा भी तो ये इस्लामी देशों में नहीं है। और भारत में लागू था, मुस्लिम बहन के पक्ष में कोई खड़ा नहीं था। बीजेपी की सरकार ने उसको तलाक 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 की जो मनोभावना थी महिलाओं के उत्पीड़न की, उसको कहा तलाक तलाक तलाक, और नियम बदल गया। अब इसमें आपको मुस्लिम विरोधी नहीं, मुस्लिम बहनों के समर्थक हैं, इसको इस तरह रखने की जरूरत थी। लेकिन देश तुष्टीकरण से नहीं चला करता, देश समन्वयवादी से चलता है और सशक्तिकरण हो इससे चलता है। इसमें सशक्तिकरण का भाव सरकार में रहा है, तुष्टीकरण का नहीं रहा। हमने पूजा, कोई जो मुस्लिम है तो 5 वक्ती अजान देने वाले मौलवी का सम्मान करें, हिंदू को भी करना चाहिए, लेकिन हिंदू का जो 2 वक्त का पूजा करने वाला पुजारी है उसको भी जो मुस्लिम है वो सम्मान करे। ये जो मनोभाव पैदा करने की जरूरत थी उसको विपक्ष ने पैदा नहीं होने दिया। आज मोदी जी उसी को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, योगी जी उसी कर रहे हैं। कहते हैं मैं भगवादारी हूं, मुझे गर्व है, लेकिन जो कोई दाढ़ी रखा के टोपी लगाया है उस पर मुझे धड़ा नहीं है। ये चीज विपक्ष की समझ के बाहर है। और एक चीज है ना कि ईश्वर की प्रार्थना जो है वो दिल से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जिनके कान नहीं होते, जो गूंगे होते हैं उनकी भी सुनता है। इसलिए बीजेपी ने काम करके दिखाया है और इसका फल जनता उसको देती है। सीएम योगी को आपने अर्थ प्रबंधन बाबा कहा। देखिए, मैंने बहुत निकट से कुछ लोगों को देखा है। मैंने आदरणीय मोदी जी में आज से 20-25 साल बाद का विजन देखा है। उनमें दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का दर्शन देखा है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी में मैंने देश के प्रति समर्पण और दृढ़ता का भाव देखा है। कलराज मिश्रा जी में मैंने संगठन कौशल का एक चरम बिंदु देखा है। अमित शाह जी को मैंने सरदार पटेल जी को तो नहीं देखा, लेकिन अमित शाह जी के साथ मैंने, आज भी मैं एक कमेटी में हूँ, गृह मंत्रालय के उसका चेयरमैन हूँ, और पहले भी मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में मैंने उनके साथ काम किया है। मैं समझता हूँ ऐसा दृढ़ निश्चयी, क्विक डिसीजन एंड एक्शन वाला नेता मैंने नहीं देखा। और योगी जी को मैं मानता हूँ ये एक समय का परिवर्तन करने वाला वो व्यक्तित्व है जिनके दिल में आग धधकती है, विकास की आग। योगी जी को कोई दूसरा कह दे कि मुस्लिम विरोधी हैं, ये वो एक कानून समर्थक है, दृढ़तावादी है, कानून का पालन कराना चाहते, डरपोक नहीं है, दृढ़ता के साथ इस चीज को फेस करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, कल्याण सिंह जी की तरह। जैसे कल्याण सिंह जी ने कहा कि राम जन्मभूमि जो है मेरी जिम्मेदारी है, मैंने किया, अधिकारी को बचा लिया, ऐसा कोई सौर पुरुष होगा? वही चीज योगी जी में मैंने देखी है कि योगी जी बड़ा से बड़ा निर्णय लेते हैं, डरते नहीं है, लेकिन
मुस्लिम बंधुओं के प्रति नफरत और घृणा मैंने उनको कभी नहीं देखा। आज भी उनके मठ पर रोज हजारों लोग खाना खाते हैं और आप जाके देखेंगे उसमें सबसे बड़ी आबादी हमारे मुस्लिम बंधुओं की होती है। मुस्लिम परिवारों में आज भी कोई आपस में मतभेद या कोई उनको परेशान करता है तो मंदिर ही उसका फैसला करता है, और मंदिर का फैसला जो होता है वो प्यार से मानते हैं। तो हाँ, लेकिन वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, लेकिन अपने राजनीतिक धर्म के प्रति भी कट्टर हैं। और राजनीतिक धर्म है सबको साथ में लेकर चलना, वो लेकर चलते हैं। अब आप कहोगे कि उन्होंने फलाने को बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो उन्होंने हर जाति और धर्म के लोगों के साथ में अपराधी है। न्याय यही है कि सबके साथ समान व्यवहार हो। क्या ये ठीक था कि मुजफ्फरनगर में मकानों पर स्लिप लग जाता थी, आज से मेरा मकान है, लिख दिया जाता था कि 6 बजे के बाद लड़की तुम्हारी अगर निकली तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, खुला जो तुम्हारा दरवाजा है 6 बजे के बाद वो मेरा है, और बंद दुकान तुम्हारी और खुली दुकान हमारी। अब वो नारा नहीं होता। 8 साल में एक दंगा नहीं हुआ, न जातीय दंगा न सांप्रदायिक दंगा, फिर भी योगी जी मुस्लिम विरोधी कैसे हो सकते? दंगा होता था तो क्या हिंदू को कोई नुकसान होता था? वो गरीब मुसलमान जो बेचारा प्रतिदिन की रोटी खा के करता था, कर्फ्यू में कई दिन भूखा रहा, उससे नहीं पूछा किसी ने। ये लड़ाने वाले विपक्ष के जो लोग हैं ना, ये केवल रोटी सेकना चाहते हैं राजनीति की, और मुस्लिम वोटों के बल पर उनका ध्रुवीकरण करके चुनाव आएगा तो लगेगा कि शायद इनसे बड़ा कोई भी स्वप्न दिखाने वाला नहीं है। हम लोग तो कहते हैं रोज सुलगते हैं लेकिन खाक नहीं होते, अजीब है या सपने बुझ जाते हैं लेकिन राख नहीं होते। मेरा सपना यही है कि मिलकर लोग चले, आपस में काम करें और देश की प्रगति में एक सहभागिता बढ़े। आपने राहुल गांधी के बारे में ये कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को हार का खिताब दिलवाया है। नहीं, देखिए, आदरणीय राहुल जी को मैं एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान मानता हूं। आलोचना के शब्द अपने हो सकते हैं। राजीव गांधी, जब मैं मेयर था तो राजीव गांधी जी की मूर्ति को बहुजन समाज पार्टी में हटाया जा रहा था, मैं जाके धरने पे बैठ गया था, और नगर निगम में भाजपा का मेयर होते हुए मैंने प्रस्ताव पारित किया था कि वो राजीव चौक था, है और रहेगा। राजनीति अलग है, संबंध अलग है, लेकिन जो नेता है उनकी मान्यता दूसरी है। राहुल जी एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। एक अच्छे घर परिवार, वैसे घर परिवार चलाने वाला अच्छा तो मेरे मुझसे निकल गया, मैं चाहता हूँ परिवार बढ़े, लेकिन राहुल जी के निर्णय जो है मैं समझता हूँ उसमें अभी और परिपक्वता की आवश्यकता मुझे दिखाई पड़ती है। और राहुल जी को मैं ये कह सकता हूँ कि सलाहकार अच्छे रखने चाहिए। सलाहकार सही नहीं है उनके। अब जो भी हो, राष्ट्र का जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, जिसको पाकिस्तान ने आधार बना के संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको सबूत के तौर पे पेश किया। इसलिए मैं कहता हूं कि जब राष्ट्र को आवश्यकता होती है तो राहुल जी का अभाव होता है, उनकी वाणी का। आपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि विपक्ष की पीड़ा सनातन है, सरकार नहीं। हाँ, निश्चित। आप देखो कुंभ में अगर आप देखो तो एक साहब मुझसे प्रश्न कर रहे थे, विदेशी पत्रकार थे। उनका साहब आपके वहां पर आपने निमंत्रण कैसे दिया, हिंदू धर्म के लोगों ने इनको बुलाया कैसे भीड़ को? मैंने कहा नहीं बुलाया, आमंत्रण नहीं दिया, केवल एक 2 रुपए का पत्रा होता है, अब तो शायद 5 रुपए का हो गया। उस पत्रे में लिखा होता है इस शायद को इस तारीख को इससे ये स्नान पड़ेगा और इतने दिन का चलेगा। वो 5 रुपए का पत्रा में सारी चीज आ जाती है, उसके आधार पर आ जाता है। ये हमारी मान्यता है, सनातन की शक्ति है। उनका कैसे हो सकता है? हमने कहा आप ऐसे हो सकता है, सपा बसपा माकपा भाकपा कांग्रेस और यहां तक हमारी सम्मानित भाजपा भी, सब ने मिलकर लोकसभा के चुनाव में कुछ दिन पहले कोशिश किया कि मतदाता वोट डाल जाए। 63 करोड़ के आसपास मतदान हुआ। जब सारे दल मिल गए, एक ने एक को निमंत्रण नहीं दिया। सनातन की यही शक्ति है कि किसी ने किसी को नहीं बुलाया। जाटो जी हाथ पकड़े थे वाल्मीकि जी का, वाल्मीकि जी हाथ पकड़े थे अग्रवाल साहब का, अग्रवाल साहब पकड़े थे खत्री जी का, खत्री जी पकड़े थे छत्री जी का, और छत्री जी जो थे वो पासी जी को लेकर चल रहे थे, और पासी जी हाथ पकड़े थे पंडित जी का, और पंडित जी केवट जी के साथ, निषाद जी के साथ डुबकी लगा रहे थे। ये सनातन की शक्ति थी जो किसी का कल्याण की तो भावना कर रही थी,
किसी के अहित का वो नहीं करे, प्राणियों में सद्भावना हो, मानव का कल्याण हो, मानो हिंदू भी, मानो मुसलमान भी, मानो हिंदुस्तान का भी, मानो पाकिस्तान का भी, चाइना जो दुश्मन है उसका भी, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कौन कह सकता है? केवल और केवल सनातन कह सकता है। इसलिए सनातन की शक्ति से डरा हुआ विपक्ष आज उसको छिन्न भिन्न करने के लिए जाति विश्वविमन कर रहा है। पहले छत्री पर आक्रमण हुआ, एक सांसद जी को मेरे सामने कहा गया, समाजवादी पार्टी के राणा सांगा के बारे में, महाराणा सांगा हमारी अस्मिता का प्रतीक, उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग हो गया और इतिहास से अलग हटके। क्यों? क्योंकि इसमें कहेंगे उद्देलन होगा और किसी प्रकार की घटना घटी तो अनुसूचित और छत्री हो जाएगा। नहीं सफल हुआ। उसके बाद आपने देखा सीए में हिंदू मुस्लिम हो जाए, नहीं हुआ। महिला ट्रिपल तलाक पे हिंदू मुस्लिम हो जाए, नहीं हुआ। अब वक्फ बोर्ड में कहा जल जाएगा, आग लग जाएगी, नहीं हुआ। 370 में कहा कि भारत बढ़ जाएगा, पाकिस्तान में चला जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा, नहीं हुआ। पतंगा ने पर नहीं मारा, सब कुछ ठीक हो गया। आप ये चले कि पंडित जी को तोड़ लो, तो जगह जगह वीडियो के इनके चल गए, क्लिप चलने लगे कि इस ब्राह्मण पे अत्याचार, उस ब्राह्मण के मुझ के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके खिलाफ हुआ, फलाना ब्राह्मण के साथ हुआ, कि ब्राह्मण भाजपा का अगर मतदाता है तो वो नाराज हो जाए, नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने लगा कि अब भी ब्राह्मण को ही यादव भी बजाने लगा। कुंभ के बाद सनातन की शक्ति में था कि यादव जी भी हाथ पकड़े थे पंडित जी का, तो ये हुआ कि अब इसको तो अलग कर दो। फिर एक नया आजकल मैं आपको बता रहा हूं आपके चैनल को कि अब ये पॉलिटिकल पार्टी पहले नीति रीति सिद्धांत के आधार पर लड़ते थे, अब ये चुनाव की एजेंसियां आती हैं, नैरेटिव तैयार करती हैं। नैरेटिव तैयार करने में एक में गुजरात का इंचार्ज था, एक अनुसूचित वर्ग के बेचारे व्यक्ति को कोड़ा मारते हुए एक व्यक्ति दिखाया गया छत्री समाज का। बाद में जब उसका किया गया तो पता चला कि एक चुनाव एजेंसी दोनों को, छत्री समाज का व्यक्ति भी उनका था जो कोड़ा लगा रहा था और अनुसूचित का था प्लांट किया गया, प्लांटेड था। ये आदरणीय केजरीवाल जी के समय बहुत सारी घटनाएं इस प्रकार की चली। ये आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से लगता ये हुआ, आप नैरेटिव सेट कर रहे थे। ये जो कथावाचक का प्रकरण है, ये नैरेटिव तय अगर नहीं होता, अब राणा सांगा जी वाला अचानक आप क्यों बोल गए? अचानक औरंगजेब के बारे में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अबू आजमी साहब को अचानक औरंगजेब की याद कैसे आ गई कि औरंगजेब करके वहां पे जो मुस्लिम वोट भाग रहा उसे लेकर सीट को जीत जाओ? तो ये नैरेटिव तैयार करने वाले जो एजेंसी है खतरनाक है, और उसने ये अब यादव और पंडित को अलग कर दो। ये कृष्ण सुदामा की दोस्ती भूल गए, ये भूल गए कि वो भगवान परशुराम जो ब्राह्मणों के आराध्य हैं, भगवान परशुराम के 3 शिष्य थे। एक थे भीष्म पितामह छत्री थे, एक थे वीरवर कर्ण जिनको सूद की श्रेणी में उस समय रखा गया, वो थे कि नहीं थे, ये चर्चा का विषय हो सकता है। तीसरे जो शिष्य थे वो थे गुरु द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण थे। यानी 3 जाति के अलग अलग लोग भगवान परशुराम के शिष्य थे जिनको शस्त्र की शिक्षा सिखाते थे। लेकिन उन्होंने सबसे प्रिय दिव्य अस्त्र किसको दिया? जो दिव्य अस्त्र था वो सुदर्शन चक्र, उन्होंने यदुवंशी योगी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को वो सुदर्शन चक्र आसुरी प्रवृत्तियों के नाश के लिए दिया। तो इनका तो दोस्ती, ये यादव और ब्राह्मण की दोस्ती तो बड़ी प्रगाढ़ है, ये टूट ही नहीं सकती है। ये कथावाचन के लिए और किसी के लिए टूटेगी क्या? अब कथावाचक के एक नया प्रयोग लिया है। अब उनको पता नहीं कि मुरारी बापू जी कौन है, वो कथावाचक की जात पूछ रहे हैं। जो कथावाचन का शुरुआत ही किया, मुरारी बापू ब्राह्मण नहीं थे, ये आसाराम बापू ब्राह्मण नहीं थे, ये जो साध्वी उमा श्री भारती के श्री चरणों को मैंने खुद छुआ है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। रितमरा जी वो ब्राह्मण नहीं है। आप कथावाचन को, रामदेव जी को बाबा कह के लोग प्रणाम करते हैं, जय गुरुदेव के आज समर्थक लाखों में हैं, वो भी ब्राह्मण नहीं, वो तो यादव थे। आप क्यों कह रहे हो कि यादव के खिलाफ ब्राह्मण हो गया? आप इसलिए कह रहे हो कि आप उनको अलग करना चाहते हो। नहीं होगा, ये जातियां अलग नहीं होंगी। अनुसूचित, पिछड़ा, सवर्ण, ये एक शाखाएं हैं पेड़ की, और इस पेड़ की शाखा मजबूती के साथ आज खड़ी है, केवल फल देगी विकास का, और उस फल को आप पहले नहीं गिरा सकते। आपने ये भी कहा कि मोदी जी का फोबिया रात को केजरीवाल जी को, दिन में अखिलेश जी को, और 24 घंटे राहुल गांधी और खड़गे जी को सोने। हाँ, निश्चित है। आदरणीय खड़गे जी बहुत परिपक्व नेता है। एक बार वो बैठे थे सदन में, उनके सामने की सीट
सत्ता पक्ष में मेरी है। लग रहा था कि सो रहे हैं, लेकिन हो सकता सो नहीं रहे होंगे, दिन में ही कुछ ख्वाब ऐसा आ रहा होगा, सरकार में आ गए, सत्ता में एकदम तो गरजे। तो मैंने कहा कि आप सबको रोते रोते अचानक मोदी जी, हर चीज में मोदी जी आ जाते हैं, कोई भी घटना घटती मोदी जी हैं। मैं पहुंचा, पहले दिन शपथ ग्रहण हुआ, मेरा शपथ ग्रहण हुआ पुरानी जो संसद थी उसमें, और अगले दिन मुझे सदन की कार्रवाई में भाग लेने नई संसद में जाना था। छाती एकदम दंगा की स्थिति हो गई, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये वो, धरने पे बैठ गए। मैं नगर निगम में तो हल्ला देखा था, मैं महापौर था, मैं नेता सदन था विधान परिषद में, वहां भी मैंने एक सीमा देखी थी, लेकिन अनुशासन की पराकाष्ठा समाप्त हो गई, अनुशासनहीनता की। और लोग जमीन क्या बेल पे आकर चिल्ला रहे थे, हुआ क्या भाई मेरे। तो किसी ने कान में मुझसे कहा कि जो लगाया है वहां संसद पे बाहर, वो धारता हुआ सिर लगा दिया। तो मैंने कहा इसमें क्या हो गया। तो किसी कांग्रेस के मित्र ने मुझसे कहा कि मोदी जी क्या करने हैं, क्या करेंगे इस देश का, पता नहीं क्या नष्ट कर डालेंगे। मैंने कहा हुआ क्या मेरे भाई। तो उन्होंने कहा कि वो अच्छा खासा शेर लगा था। हमने कहा वो शेर जो पहले लगा तो गर्दन लटकाए हुए चिड़ियाघर का शेर लग रहा था, एकदम लटका झटका नीचे झुकाए हुआ शेर जो पहले मूर्ति लगी थी। अब उन्होंने अगर धारता हुआ शेर लग दिया तो क्या है, और सब नहीं होना चाहिए शेर। हम कहा देखो वो समय कांग्रेस का था जब लटका झटका शेर भी एक भेड़ की तरीके से बनकर सर लटका कर बैठता था। ये मोदी का युवा भारत है, अब शेर भी जो है वो दहाड़ता हुआ होगा कि अगर छेड़ दिया तो झपट्टा मारकर तुमका प्रतिकार करने की हिम्मत रखता है। ये मोदी का देश है। तो वो हंसे भी, लेकिन बाद में काम पे कहने लगे यार लगा तो मुझे भी अच्छा था, लेकिन अब मुझे विरोध करना था तो मुझे करना है। तो ये विरोध के कारण कहीं उनको सिंबल दिखाई पड़ जाता है उसका क्यों हो गया, कहीं वो बहाना लेते हैं। उनके पास मुद्दा, चाहे उत्तर प्रदेश देख लो आप एक चीज में आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय ममता जी ने ये कहा ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज वो चुनौती दे कि आज यहां पर जो है ये एक्सप्रेसवे नहीं बनने। आज वो कहें कि आज स्कूलों के अच्छी तरीके से सुधार होकर पठन पाठन और नकलविहीन परीक्षा नहीं हो रही। आज वो कहें कि नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है, ये रेलवे नहीं बने हैं, ये 2 हवाई अड्डे थे आज 20 हवाई अड्डे, 21 हवाई अड्डे पे काम चल रहा है। आज वो कहें कि आज पहले आधी मेट्रो थी, आज 7 मेट्रो चल रहा है, काम चल रही है। नहीं कहेंगे। जहां पर लालटेन वाला युग में छोड़कर हमको गए थे कांग्रेस के लोग, आज हर घर बिजली है, हर घर नल है। ये अब वो नहीं है कि काले में घा पानी दो गुड़दाने दो। वो अर्धनंग होके जो बेचारे प्रदर्शन करते थे, महिलाएं पानी छोड़ती थी, कहती इंद्र देवता जो है हमें इंद्र देवता जो है वो कृपा करेंगे तो हमारे गांव में पानी बरसेगा तो हमारी फसल आएगी। नहीं, अब तो फसल नहीं आएगी तो मोदी जी का प्रधानमंत्री जो फसल बीमा है वो मुआवजा देगा। अब मोदी जी का वो वहां के नौजवानों को ऋण देगा, मुद्रा लोन देगा। अब मोदी जी का वो जनधन खाते के माध्यम से 100% उनको उनकी जो सरकार की सुविधा है वो उनको पहुंचेगा। अब आयुष्मान उनके घर का उनके इलाज करेगा, 6,000 रुपए उनकी बीज वगैरह के लिए रहेगा। अब आवास मिलेगा वो हिंदू और मुसलमान में नहीं, गरीब के लिए मिलेगा। आज वो चूल्हा घर घर का मिलेगा, सबको मिलेगा। तो ये बदला हुआ भारत वो व्यक्ति के लिए नहीं सोचता, वो जाति के लिए, धर्म के लिए नहीं सोचता, वो देश की जनता के लिए सोचता है। और वो दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद पे कि कुएं के अंदर कोई अगर व्यक्ति गिरा है तो ऊपर का व्यक्ति नीचे झुके और नीचे का व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठे, दोनों के हाथ आए और दोनों बराबर पे खड़े हों। जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत था वो मोदी जी का सिद्धांत है। और आज इसी कारण से 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठकर आए हैं। आदरणीय राहुल जी को इस पर भी टिप्पणी करनी चाहिए, खड़गे जी को इस पर भी बोलना चाहिए। यहां पर 8 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार के आज उन्होंने वो दिए है। आदरणीय अखिलेश जी को भी बोलना चाहिए, वो क्यों नहीं दे पाए। तो ये नहीं बोलेंगे, मायावती जी नहीं बोलेंगी, ये ममता जी नहीं बोलेंगी। क्यों? क्योंकि विकास उनका मुद्दा नहीं है। मुद्दा उनका है कि कितने लोग, उनका तृणमूल कांग्रेस का एक मंत्री कल बयान दे रहा था कि जो भी अभी महिला के साथ में बलात्कार हुआ है तो उनका ये छोटी सी घटना है। हाँ, छोटी सी घटना तुम्हारे लिए है। एक मां के साथ, एक बहन के साथ अत्याचार हो, ये वो हिंदुस्तान है। 2% अत्याचार हुआ तो 100 कौरों का नाश हो गया। सीता जी का अपमान हुआ तो 1 लख पूत 100 लख नाती जे के घर में दिया ना भाती। आप कहते हो एक छोटी सी घटना,
ये इनके वहां वो घटनाएं रोज घट रही हैं, इसलिए उनके लिए छोटी सी घटना है। और मैं आपको कहूंगा कि नारी सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है, और अब बदला हुआ भारत में आप नारियों की भूमिका को आप बड़े अच्छे बेहतर देखेंगे। आपने ये भी कहा कि विपक्ष बिना दूल्हे की बारात है। निश्चित रूप में इसका मेरा तात्पर्य आदरणीय राहुल जी से नहीं था। मैं तो उनको दूल्हा बनने के लिए हमेशा ईश्वर से अनुकंपा करता हूँ। राजनीति का व्यंग अलग होता है, लेकिन दूल्हा का मतलब मेरा ये कि नेतृत्वहीन विपक्ष पहली बार दिखा है। दहाड़ता हुआ तो मैं नहीं कहूंगा, गिड़गिड़ाता हुआ दिखा है। और इतनी बार राजनीति में एक बार कोई हार जाता, दोबारा टिकट नहीं मिलता। और इनका हार का इतिहास आप देखो, इंदिरा राजीव जी के बाद कांग्रेस जीत नहीं पाई, और लगातार वही गांधी परिवार के नेतृत्व में हार रहे हो। फिर वही गांधी के नेतृत्व हारने के बाद जो ठीकरा है वो दूसरे बेचारे जो छोटे राजनेता होते हैं उन पर जाता है, और फिर वही भैया जी हो, वही बहनी जी, वही आदरणीय माता जी सोनिया जी वही फिर से नेतृत्व करने लगते हैं। ये उनका अपना आंतरिक विवाद है। लेकिन कांग्रेस अस्तांचल में जाती हुई वो पार्टी मुझे दिखाई पड़ती है कि जो 100 साल पुरानी जर्जर इमारत है राजनीति की, और वो इमारत कभी भी भारतीय जनता पार्टी की बरसात में कभी भी ढह सकती है। ये भी लोग पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से क्यूरियोसिटी है, और अब बीजेपी के सीनियर लीडर ने शायद जवाब दे पाए। हालांकि अभी आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछ लेता हूं, बीजेपी का अगला मुखिया कौन? देखिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। आज आपको मैं चुनौती दे रहा हूं, आप बताओ बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन अगर आपसे आप कहोगे कोई ना कोई कार्यकर्ता होगा, आप यही बोलोगे। और अगर आपसे मैं पूछूंगा समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, तो आप कहोगे 15वीं बार आदरणीय अखिलेश जी होंगे। आपसे मैं पूछूंगा कौन होगा, तो आप कहोगे गांधी परिवार का कांग्रेस में कोई होगा। आपसे पूछूंगा तृणमूल का कौन अध्यक्ष होगा, आप कहोगे ममता जी होंगी, या तो अभिषेक बैनर्जी होगा। मायावती जी का कौन होगा, आप कहेंगे कि या तो भतीजा जी होंगे आनंद जी, या आदरणीय मायावती जी होंगे। बीजेपी में आप बताओ कौन अध्यक्ष होगा, नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत से सींची हुई। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ऐसे, मुरली मनोहर जोशी ऐसे लोगों के द्वारा सिंचित है। ये सुंदर सिंह भंडारी और कुशाभाऊ ठाकरे जी की वो पार्टी है जिसको कल्याण सिंह जी ऐसा शेर ने दहाड़ा था, कलराज मिश्र ऐसे संगठनकर्ता ने उसको सींचा था, लालजी टंडन जी ऐसे व्यक्ति ने सौम्य और शालीनता के साथ उसका रख रखाव किया था। ये आसान पार्टी नहीं है। अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में ये अब वटवृक्ष बन चुकी है। जिस घटना का आपने अभी जिक्र किया उसी से जोड़कर विपक्ष एक सवाल बार बार पूछ रहा है, आप इस पर अगर फिर दोबारा कुछ कहना चाहें कि यादव कथा करे तो अत्याचार, ब्राह्मण कथा करे तो सदाचार। अब उनको मैंने बता दो दिया कि जय गुरुदेव को प्रणाम क्यों करते हो, यादव नहीं है क्या? आदरणीय जो मुरारी बापू जी हैं वो कौन सी जात के हैं? और खुद यादव, अगर आप भगवान, हम तो भगवान मानते हैं, कृष्ण जी को जाति से नहीं मानते, लेकिन आप ये कहते हो हम यदुवंशी कृष्ण के वंशज हैं। अगर भगवान कृष्ण यदुवंशी थे तो उनकी गीता का अगर प्रतिपादन ब्राह्मण करता है, कौन पाप कर रहा है? ब्राह्मण ने तो हमेशा दूसरों को राज्य कराया है, कभी अपनी सत्ता में नहीं ली है। उसके हाथ में केवल शास्त्र है, ज्ञान है, ब्रह्मांड का एंटीना होता है, शिखाधारी के साथ जनेऊ होता है। और ये हमेशा कहानी में आएगा, एक गरीब ब्राह्मण था, एक गरीब, उस गरीब ब्राह्मण के पीछे क्यों पड़े हो? गरीब स्वाभिमानी है, ये जान लो, चैतन्य भाव का है, वो जान लो। वो शादी भी करता है तो मंगल कामना आपकी करता है। आपके वहां पूज्य जो भी पूर्वज रहे होंगे, ब्राह्मण ने उनका पिंडदान कराया, ब्राह्मण ने उनके जन्म में खुशियां मनाई, उनका विवाह कराया। विवाह भी कराता है तो कहेंगे एक नेक नाई जी का है, एक नेक जो है वो केवट जी का, निषाद जी का है, कहेंगे एक तो माली जी का है, एक तो जो है वो वैश्य का है कि वो वहां पर उनके वहां समान आएगा, क्षत्रिय रक्षा का, सारे समाज को जोड़ता है वो ब्राह्मण है। इसलिए आक्रांता भी आए तो भी ब्राह्मण उनका निशाना रहा। जनेऊ जलाए, शिखा जी, सब कुछ नष्ट किया, संस्कृत बच गई। क्यों बच गई? क्योंकि उन्होंने सब कुछ लूटा, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो नहीं लूट पाए। उन्होंने शास्त्रों को कंठस्थ करके पुनर्लेखन कर दिया। प्रतिपादन किसका करता है ब्राह्मण? वो व्यास जी, आप कहते हो कि वो धीमत थे या मछुआरे थे, जो भी थे, हमारे पूज्य हैं, भगवान की तरह है, उनकी कथा का अगर वाचन ब्राह्मण करता तो क्या ब्राह्मण की कथा है? वो वाल्मीकि जी करता, जिनको आज की परिदृश्य में आप अनुसूचित कहोगे, हम तो उनको भगवान वाल्मीकि मानते हैं, उनकी रामायण का प्रतिपादन करता है, तो ये पाप है क्या? ब्राह्मण जाति नहीं,
एक संस्कारवान जीवन जीने का प्रवाह का नाम है। इसलिए उससे धड़ा मत करो, सब जातियों का सम्मान करो। ये कोई भी जातियां हैं, रविदास जी हमारे पूर्वज हैं, अब वाल्मीकि जी हमारे भगवान हैं, सुदर्शन जी हमारे भगवान हैं, अग्रसेन भगवान हमारे हैं, राणा प्रताप हमारा शौर्य है। ये कहने में शर्म क्यों आती है? ये इसलिए कि सनातन को जब तक खंड खंड नहीं करेंगे, ये कुंभ ने उनको एक कर दिया है, और जब तक उसको खंड खंड नहीं करेंगे तब तक शायद वो राष्ट्रीय भावना को पीछे नहीं कर सकते। और राष्ट्रीय भावना होगी तो भाजपा आएगी। तो ये भाजपा के शासन से हटाने के लिए सनातन से दुश्मनी ठान बैठे हैं। आपने जाति का जिक्र किया तो एक और आरोप लग रहा है लगातार, इसका जवाब भी लगे हाथ दे दीजिए। यूपी के अंदर एक विशेष जाति का बोलबाला है, बाकी किसने कह दिया आपको? किसने कह आरोप दिया? लगाता है विपक्ष। पहले ये भी आरोप लगा रहा था, कि राजेंद्र तिवारी जी वहां के चीफ सेक्रेटरी थे, अवनीश अवस्थी गृह सचिव थे, दिनेश शर्मा जो थे उप मुख्यमंत्री, ये भी ये बोलते थे। जी। ये योग्यता के आधार पर अगर किसी का चयन होता है तो उसको जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पहली बार पारदर्शी सरकार है जिसमें सभी का सम्मान है। आप एजुकेशन सेक्टर से आते हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो आप सबसे उपयुक्त हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए। ये भी बता दीजिए कि सरकार की नई शिक्षा नीति NEP जमीनी स्तर पर कितनी सफल हो रही है? 100%। मैं उस शिक्षा नीति में मैं विशेष आमंत्रित के तौर पर जो उसका निर्माण हो रहा था, तो मैं भी कई बार उसके निर्माण में अपना विचार रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ जी। और पहली बार इतनी गहराई से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में एक एक बिंदु को, शिक्षा को रोजगार से कैसे जोड़े, संस्कार को कैसे लाए। आज क्या है, विकृति क्यों आ रही है? आज नीला ड्रम देख लेता है तो आज पति शादी करने से विमुख हो रहा है, मुसल देख लेता है डर जाता है। कितने लोग हैं, माता पिता अपने बेटे की शादी नहीं करा रहे हैं, कितने हैं अपनी बेटी की शादी नहीं करा रहे हैं, उस जला दी जाती, कुछ और हो जाता। ये विकृति, पति पत्नी के संबंधों का विकार क्यों पैदा हुआ, जिसमें 7 फेरे लेंगे तो 7 जन्म पति पत्नी रहेंगे जो होता था, आज वो विवाह करने से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने संस्कार नहीं आने दिया। शिक्षा नीति का मूल मंतव्य बचपन से ही संस्कार डालकर और उसको रोजगार परक शिक्षा के रूप में परिवर्तित करना। ये जो है, यानी भारत अपना स्वावलंबी भारत बन सके, अपने आधार पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी नीतियों का निर्धारण करने में सफल हो सके, ये शिक्षा नीति का मूल आधार है। यूपी के अंदर 5000 सरकारी विद्यालय बंद करे जा रहे हैं। किसने कह दिया? ये आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन अरे किया है भाई, कल से लेकर। इन लोग, मैंने कहा नैरेटिव वाले लोग हैं, नैरेटिव तैयार करो और हो। अगर अच्छा करने का कोई उपक्रम चल रहा हो तो उसको कह देंगे तो हो रहा है। चलिए, एक छोटा सा रैपिड फायर है आखिर में, छोटे छोटे में बस आप जवाब दें प्लीज। राज्यसभा में भाषण देना ज्यादा मुश्किल या परीक्षा में पेपर चेक करना? राज्यसभा में भाषण देना। राजनीति में कौन सा दिन सबसे ज्यादा थकाऊ होता है, चुनाव का या बजट का? निश्चित रूप में बजट का। आपका सिग्नेचर डायलॉग या पंचलाइन क्या है? नहीं, मेरा तो एक ही पंचलाइन रहता है कि देश के लिए जितना आप समय दे पाओ दो, और मन को खाली मत रखो, दिमाग को अपने को व्यस्त रखो, क्योंकि खाली दिमाग में आपको तमाम लोगों की बुराई करने की जगह मिल जाएगी। नेता बनने के बाद कौन सी चीज सबसे ज्यादा मिस करते हैं? परिवार के साथ समय बिताना। अगर शिक्षा नीति पर फिल्म बने तो आपका रोल कौन निभाएगा, पंकज त्रिपाठी या अनुपम खेर या कोई और है? नहीं, किसी का कोई रोल नहीं होता, और हर व्यक्ति का रोल एक सामान्य व्यक्ति का होता है, और सामान्य व्यक्ति ही वो रोल करता है। ठीक है, तो यानी अगर कोई ऐसी फिल्म बनी आपके ऊपर, शिक्षा नीति के ऊपर, तो सामान्य व्यक्ति को रोल करे उसे? नहीं, देखिए, मैं मेरे ऊपर नहीं बननी चाहिए, बल्कि शिक्षा के उन आधारों पर बननी चाहिए। ये जो मैं है ना, वही सारे खराबी की जड़ है, और जब तक ये मैं रहेगा तब तक हम नहीं बन पाएंगे। हमको, हम मतलब सबको मिलाकर चलने की प्रवृत्ति की तरफ ध्यान देना है, अपने पर बजाय ये सरकार पर बननी चाहिए, सरकार की नीतियों पर बननी चाहिए। आज के नेताओं में कौन सबसे अच्छा मीम मटेरियल है? मीम मटेरियल मतलब जिससे लेकर सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जाता है। नहीं, मैं नेताओं का उपहास अच्छा नहीं मानता। अगर आपको राजनीति छोड़नी पड़े तो अगला प्रोफेशन क्या चुनेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर या यूट्यूबर? अभी भी मैं अध्ययन अध्यापन करता हूँ, अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, अभी भी मैं
लेक्चर्स देता हूँ, चाहे आर्थिक विषय पर बोलता हूँ, मैं सामाजिक विषय पर भी बोलता हूँ, मैं धार्मिक विषय पर भी बोलता हूँ, मैं राष्ट्रीय विषय पर भी बोलता हूँ। ये मेरा शौक है, जगह जगह जाना, कार्यक्रम करना, लोगों के बीच में बैठना, 1 मिनट खाली नहीं रहना। आपके पास टाइम मशीन हो तो किस दौर में जाना चाहेंगे, विद्यार्थी जीवन या मंत्री पद वाला समय? नहीं, मंत्री पद मेरी आकांक्षा कभी नहीं रही है जी। और ये ईश्वर की अनुकंपा और पार्टी के वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद था। मैं मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनूंगा ये मैंने ना तो सोचा था, ना कहा था, ना पैरोकारी करी थी, और उन सब की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हुई और मैं बना। मैं कह सकता हूँ कि शैक्षिक जो विषय है वो सुखद होते हैं, आत्मसंतुष्टि के मापक होते हैं। तो टाइम मशीन अगर आपको मिली तो आप विद्यार्थी जीवन में जाना ज्यादा पसंद करेंगे? शैक्षिक जीवन में। शैक्षिक जीवन, ठीक है। राहुल गांधी को एक सलाह अगर देनी हो तो क्या देंगे? देखिए, उनके पास सलाहकार बहुत से हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं है ना। माँ की बात मानो। अगर विपक्षी नेता के साथ चाय पर चर्चा करनी हो तो किसे चुनेंगे, अखिलेश, मायावती या प्रियंका? नहीं, देखिए, मैं तो सभी को, तीनों को अच्छा मानता हूँ। एज ए विपक्ष का नेता मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ, और आदरणीय प्रियंका जी भी मैच्योर्ड है, लेकिन वो कभी बैठी नहीं है किसी वार्ता में। आदरणीय मायावती जी को भी मैंने गंभीरता से बात करते देखा है, और अखिलेश जी के साथ मेरी कई बार वार्ता हुई है, और वार्ता में शब्दों का जो आदान प्रदान हुआ है वो एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव में हुआ है, क्योंकि मैं नेता सदन था और वो विपक्ष के नेता के तौर विधान परिषद में थे, तो उन्होंने अच्छे प्रश्न उठाए और मैंने अच्छा उसका जवाब दिया, और दोनों ने एक दूसरे की तारीफ करी। तो मैं सभी को अच्छा, जो विपक्ष का नेता है मैं किसी को खराब नहीं मानता। आपके हिसाब से सबसे तेज दिमाग वाला सांसद कौन है? अब मैं किसी एक का नाम लूंगा तो खराबी होगी। आज की राजनीति जनसेवा या सोशल मीडिया शो? जनसेवा होना चाहिए, लेकिन आजकल इसका उल्टा है, ये सोशल मीडिया शो ही है। मैं काम करता था, मैंने प्रचार नहीं किया, और बाद आज मेरा वो प्रचार हो रहा है, तो मुझसे किसी बड़े राजनेता ने कहा, साहब आपने तो अलंकार योजना लागू करी, आपने तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल बना दिया, आपका शुल्क नियंत्रण अधिनियम पे भी माननीय न्यायालय ने कहा कि इससे अच्छा कोई देश में नहीं हुआ, आपने पाठ्यक्रम बदल दिया, आपने नकलविहीन परीक्षा में सीसीटी कैमरा उन्हीं से लगवा दिया जो नकल करा रहे तो वही लोग लगा दिया, आपने 1 अरब 30 करोड़ बचा दिया, आपने प्रचार क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा मैं तो काम कर रहा था। काम तो उन्होंने कहा नहीं साहब, आप काम करिए ना करिए, लेकिन प्रचार जरूर काम मैं नहीं कर सकता। पहले था कि नेकी कर और कुएं में डाल, मैं उस संस्कृत का था, लेकिन अब आजकल क्या है, नेकी कर और अखबार में डाल, अब तो यूट्यूब में डाल और आपके पॉडकास्ट में डाल। अब बदल गया ना समय, तो अब बदलते हुए समय पे शायद मैं अब पुराना हो गया हूँ। लेकिन लोगों तक पॉलिसीज पहुंचनी चाहिए। मेरा काम है काम करना, जी, और लोगों का काम है मेरा विश्लेषण करना। मैं निंदा से नहीं डरता, मैं वही काम कर सकता हूं कि ना मैं किसी की निंदा करूं, ना किसी का अहित करूं। मेरे लिए सभी प्रिय है, ना जाति है, ना धर्म है, ना दल है, लेकिन एक चीज जरूर, राष्ट्र मेरे लिए सर्वप्रथम है, पार्टी मेरी आत्मा है, और पार्टी के कार्यक्रम और नीतियों सिद्धांतों के अनुसार मैं काम कर सकूं, ये मेरा सपना है। अगर आप जादूगर होते तो सबसे पहले किस नेता को गायब करते? मैं राष्ट्रवादी नेता को उत्पन्न कर देता, और मोदी जी ऐसा जो नेता तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन उनकी विचारधारा वाले नेताओं को मैं जरूर सज्जित कर देता जादू से। मैं गायब करना तो, अब जो हिंदुस्तान में रहे हो हिंदुस्तान को गाली दे, हिंदुस्तान में रहे हो जातीय फैलाए, हिंदुस्तान में रहे हो जो सांप्रदायिकता फैलाए, ऐसे नेता को तो जनता गायब करती है, जादूगर थोड़ी गायब करेगा, जनता गायब कर देगी। अगर संसद एक स्कूल होती तो सबसे शरारती स्टूडेंट कौन होता? अब मैं तृणमूल का नाम नहीं लूंगा। नाम नहीं लेंगे? तृणमूल कांग्रेस का और डीएमके का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो किसी और का नाम ले लीजिए। अब हो गया ना, आप समझ लीजिए बात को। आपके अनुसार राजनीति में सबसे बड़ा डायलॉग बाज कौन है? बहुत सारे हैं, और बहुत सारे लोग जो है डायलॉग का ही खाते हैं, और लेकिन अब उनका नाम लेना भी एक सांसद की मर्यादा का उल्लंघन होगा। योगी जी अचानक आपको फोन करें और कहें चलो अभी प्रचार पर, आप क्या कहेंगे? वो करते हैं ना, चला गया मैं। रात को मैं था संभवतः मैं था मथुरा में, और उनका तुरंत आगरा जाओ,
हाँ। और तुरंत आगरा से आप, मेरी सभाएं हो रही थी रात को, और कहा कि रात को ही आज आपको मुजफ्फरनगर करना है। एक दिन में 5 सभा में 4 सभा कर चुका था 22 के चुनाव में, और योगी जी का अचानक फोन आया कि तुरंत जाओ आप। तुरंत फिर बाई रोड भागा, 11 बजे रात को पहुंचा, फिर रात को नहीं कर पाया तो सुबह किया फिर सभा। तो होता है ऐसा, तो आप तुरंत निकल जाते हैं। नेता का योगी जी के रूप में है तो सौभाग्य है, लेकिन कोई भी नेता होगा उसका बात मानना एक कार्यकर्ता का बिल्कुल सर कर्तव्य है। आपके कॉलेज के जमाने का निकनेम क्या था और अब क्या है? मैं और राहुल गांधी जी एक ही हूं, दोनों पप्पू है। पप्पू बोलते थे कॉलेज में? कॉलेज में नहीं, घर में मेरी माता पिता मुझे पप्पू कहते थे, इसलिए मैं राहुल जी को स्नेह भाव से देखता हूँ। लोग जब कहते हैं एक पप्पू आ गया तो मैं कहता हूँ एक नहीं 2 पप्पू है। पढ़ाई के बहाने सबसे ज्यादा क्या किया? कभी बंक मारा, मूवी देखी, घूमे या सोए? नहीं, मैंने मूवी बहुत कम देखी है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज पढ़ता था। टिप्स जो होते थे, महापुरुषों के जीवनियाँ होती थी, इस प्रकार की पढ़ना मेरा शौक रहा है। और जब होता था, जब अम्मा और माता जी पिताजी थे तो अम्मा के पास बैठना, सिर दबाना, उनसे गप करना, और बड़ा होने के बाद भी अम्मा से बोलता अम्मा कहानी सुनाओ। अच्छा। तो अम्मा कहानी सुनाती थी। अगर आप आज फिर कॉलेज स्टूडेंट बने तो सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने पुराने शिक्षकों को तलाशूंगा, जिनके आदर्श से और जिनके कृपा दृष्टि से मैं कुछ योग्यता को हासिल कर सका। घर में बड़ा पद किसका है, सांसद जी का या श्रीमती जी का? नहीं, देखिए, पूरक है दोनों एक दूसरे के। वो मुझे कभी सांसद मान ही नहीं पाई, कभी उप मुख्यमंत्री मान ही नहीं पाई, और हम लोग का एक समय निश्चित होता था कि राजनीति की बात वो मुझसे कोई नहीं करेगी। घर में राजनीति नहीं, घर में कभी राजनीति। और जिस घर में मैं अपने माता पिता के रहता हूँ वहाँ कोई भी को मैं घर पे नहीं बुलाता हूँ, मैं दूसरी जगह मिलता हूँ। और घर में जब बैठता हूँ तो मेरी पत्नी कोई वो इकोनॉमिक्स की टीचर है विश्वविद्यालय में, तो वो कोई ना कोई टिप्स लिए रहे कि आज ये परिवर्तन हुआ देश की आर्थिक राजनीति में, आज ये हुआ, या कोई उनको अध्यात्म का बड़ा शौक है, वो कोई ना कोई प्रसंग मुझे खाते खाते सुना देंगे। यही तक का सीमित है जीवन में। कभी ऐसा हुआ कि भाषण देने जा रहे हो और श्रीमती जी ने कहा हो पहले सब्जी ले आओ? ऐसा तो नहीं आता। वो बेचारी भाषण देने जाओ तो एक ना एक चिट पकड़ा देती कि इसमें आप ये बताओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नोट्स बना के दे देती। हाँ, बजाय सब्जी की चिट के उनके नोट्स की चिट तो मुझे मिली है। ठीक है। कभी श्रीमती जी ने कहा अब पॉलिटिक्स छोड़ दो? हाँ, ये तो, और ये कहा नहीं भाई, तो आंदोलन कर दिया। अच्छा। मेरी शादी भी तो उन्होंने पहले शर्त रखी थी, और वो बड़ा लंबा किस्सा हो जाएगा हम लोग का। पर्ची लुटा के मेरा विवाह हुआ था, जहाँ पर्ची लुट गई वहीं पे विवाह हो गया। माता पिताजी की तबीयत खराब थी, 9 तारीख को पर्ची लुटी। तो विवाह की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, 16 बताई दीजिए, 16 को लंबा हो जाएगा आपका। मैं विवाह नहीं करना चाहता था जी, और संगठन में बहुत सुखी था। जमीन पर ही मैं पूरी जिंदगी लेटा 2010 तक, यानी 16 फरवरी को मेरा विवाह हुआ, उससे पहले तक मैं जमीन पर ही लेटा। और सुबह 4 बजे उठना, नियम संयम, पूजा पाठ, योग ध्यान सब कुछ करना, एक नियम अनुशासित जीवन रहा। लेकिन अचानक पिताजी की तबीयत खराब हुई और माताजी ने एक कार्यक्रम में बोल दिया कि मैं 1 तारीख को कहा कि 16 तारीख को विवाह करेंगे। कहाँ करेंगे पता नहीं, 267 बायोडाटा उनके पास रखे थे। 1 तारीख को आपसे बोला कि 16 तारीख हमसे नहीं, सार्वजनिक उन्होंने माइक पर बोल दिया, माइक पर ही बोल दिया। और दूसरे दिन दैनिक जागरण ने निकाल दिया मोस्ट वांटेड दूल्हा। और सहारा का एक था, उसने एक डॉक्यूमेंट्री निकाल दी आधे घंटे की, और जागरण ने निकाल दिया कि मेयर बनेंगे दूल्हा। अब एनबीटी के हमारे एक मित्र थे, उन्होंने भी तमाम लंबा सा लेख मेरे बारे में, विवाह के लाभ और हानि सब लिख डाला। अब मेरे पास, मेरी माता जी के पास तमाम बायोडाटा आना शुरू हो गए। अब उन्होंने 267 बायोडाटा छांटा, लेकिन हमारे पिताजी 267 हमारे पिताजी प्रकांड विद्वान रहे हैं ज्योतिष के भी, और वो हमेशा कहते थे कि 30 साल के बाद जन्म पत्र नहीं मिलाई जाती लड़का लड़की की। मेरी 30 से ज़्यादा उम्र थी, तो ये हुआ कि जो कुल देवता हों, भगवान देवता हों, घर में अगर मंदिर है तो भगवान के सामने पर्ची लुटा दी जाती है जितने होते हैं, और उनमें जो माता पिता उठा लें वही होता है। घर वालों ने 267 में से 6 लोग छांटे। 267 पर्ची में से 6 पर्चियां उसमें से निकाल ली। ठीक है। और 6 लोगों को छांट कर, जहां हमारे एक वरिष्ठ चाहते थे
तो ये हुआ, उनका भी नाम था। हम्म, अब पता चला कि माताजी ने एक पर्ची उठाई, तो पिताजी ने भी वही पर्ची उठा ली। तो दोनों ने एक ही पर्ची उठाई। अब ये हुआ कि जहां होना की बात चल रही थी वहां नहीं आया, तो फिर भाई बहन भाभी सब मिला के 15 लोग आए। 15 लोगों ने पर्ची उठाई। 15 में से 13 लोगों ने वही पर्ची उठाई जहां मेरा विवाह हुआ। 9 तारीख की घटना को मुझे आज भी याद होता, 9 फरवरी को। उनका फ़ोन नंबर भी नहीं था, 4-5 साल पहले रिश्ते की बात चली थी। जब उनका नंबर लेके कहीं से बात हुआ तो उनके भाई का विवाह था उस दिन। तो उनसे पूछा गया भाई से कि आप तैयार हैं? तो तैयार थे ही। बगैर शादी का कपड़ा भी तैयार नहीं था। आदरणीय कलराज मिश्र जी के बेटे का विवाह था 15 तारीख को। 15 फरवरी। कलराज जी ने एक टेलीविजन में कह दिया कि दिनेश मेरा दूसरा बेटा है, वहीं से उसका विवाह होगा। हम लोग विवाह में कोई कार्ड नहीं, किसी को फोन नहीं, कुछ नहीं। और मैं समझता हूँ 20,000 से ऊपर लोग। तो 9 फरवरी को यह तय हुआ और 16 फरवरी को फिर आपकी शादी हो गई। 15 तारीख को तिलक, 14 फरवरी को कलराज जी के बेटे का विवाह था। और आदरणीय कलराज जी ने कहा कि दिनेश भी मेरा बेटा है, उसका भी वहीं से होगा। तो वही मंडप सजा, वही सारा सजा। फिर मैंने तो मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में मेरा विवाह हुआ। लेकिन लोग आए थे। अगर शंकराचार्य जी थे तो नदवा के इमाम भी थे। अगर कांग्रेस के बड़े नेता थे तो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के नेता भी थे। समाजवादी पार्टी के आदरणीय मुलायम सिंह जी शुरू से लेकर और 6 बजे से मैं समझता हूँ 11 बजे तक रहे। आदरणीय कल्याण सिंह जी तो 12 बजे तक का कलराज मिश्र जी रहे, टंडन जी, सबका आशीर्वाद था। लेकिन इंटरेस्टिंग है, 9 तारीख को पर्ची निकली और 16 तारीख को 15 तारीख को तिलक हो गया। जो हमारा वो बोलता है ना धर्म, जी, कि लड़का लड़की का जो विवाह होता है ऊपर लिख कर आता है। मैंने सोचा ही नहीं था कि विवाह होगा। विवाह भी हुआ और सुखी भी हूँ। तो जब सांसद जी रोमांटिक होते हैं तो कोई खास डायलॉग है जो बोलते हैं? सांसद जी बेचारे रोमांटिक हो ही नहीं पाए। अच्छा। क्योंकि वो समय के पहले तीसरे चौथे में था तो हाई स्कूल इंटर की किताब पढ़ता था। बड़े लोग मुझे कंधे पे लेकर गुरुजी करके चलते थे। बाद में जब मैं छात्र जीवन को पढ़ के जा रहा था, एमकॉम करते ही टॉप किया था अपने वहाँ पर, और तुरंत ही लेक्चरर बन गया पार्ट टाइम। तो जब हमको खेलने की उम्र और घूमने की उम्र थी तो मैं टीचर बन के पढ़ाता था। पढ़ाते पढ़ाते मैं पदों पर आ गया। तो कभी ये रोमांस और इस प्रकार की चीज़ों को तो शायद मैं किताबों में या पिक्चरों में ही देख पाया। स्कूल में सबसे बड़ी शरारत जो आज भी याद आती है? नहीं, मैंने शरारत नहीं करी और टीचर मुझे बहुत मानते रहे। आखिर में अगर आप एमके टॉक्स के माध्यम से दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ कह सकते हैं। देखिए, बहुत विपरीत परिस्थितियों में हमारा देश चला है और इस देश की विभिन्नता में एकता का जो समन्वयवादी दृष्टिकोण है वही हमारे में रक्षण भाव पैदा करता है। तमाम देशों की नज़र हमारे तरफ इसलिए है कि भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसलिए आप सबसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, आप कहाँ वोट देते हो, किसको देते हो, ये विषय नहीं है। आप राष्ट्र के लिए अपना संकल्पित भाव रखो और हमेशा इस जातिवाद से दूर रहना, इस संप्रदायवाद से दूर रहना। एक निष्ठ भाव में मेरा राष्ट्र मेरा गौरव है, इन संभावनाओं के साथ आप मिलकर चले, यही मेरा आपको संदेश है। एमके टॉक्स का तो मैं पहली बार, वैसे तो आपने शुरुआत एक बार और किया है मेरे साथ जी, सबसे पहला आप ही का किया था, लेकिन बहुत आपने अच्छा किया होगा ऐसा मैं मानता हूं। तभी से मैंने अच्छा किया होगा ऐसा नहीं, आपने अच्छा किया होगा। इससे पहले बहुत रीच मिली थी और आप जिस प्रकार से सहज भाव में उगलवा लेते हैं बहुत सारी बातें जो नहीं कहना चाहता था मैं निजी जिंदगी की भी, वो भी आपने कहलवा लिया। निश्चित रूप में आपकी ये बातें दूर तक एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें और मैं समझता हूँ कि एमके टॉक्स इसमें सफल है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे नए मेहमान के साथ। आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एमके टॉक्स। नमस्कार, आदाब।